नमस्कार साथियों, उत्तराखंड दर्पण पर आप मुझे सुन रहे हैं। मैं हूं दिवाकर गोदिया। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी दो वो पार्टियां हैं जिन्होंने राज्य निर्माण के बाद से आज तक सत्ता और विपक्ष के तौर पर भूमिका निभाई है। इन दोनों के स्वास्थ्य का उत्तराखंड की राजनीति के लिए ठीक रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए क्योंकि राजनीति में सत्ता पक्ष का और विपक्ष का मजबूत होना आवश्यक होता है। कांग्रेस और बीजेपी क्योंकि राज्य में इस भूमिका को निभाते आए हैं, इसलिए इन दोनों के स्वास्थ्य का ठीक रहना जरूरी है। क्योंकि देखिए, जनमानस में भी सत्ता और विपक्ष का पक्ष होता है। यानी केवल सरकार में अगर मैं ये कहूँ कि सत्ता और विपक्ष होता है, तो जनमानस में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्ता के साथ चलते हैं, उनके जो निर्णय हैं उनके समर्थक होते हैं, और जनता में निश्चित रूप से विपक्ष का साथ देने वाले लोग भी होते हैं जिन्हें सरकार की बातें समझ नहीं आती हैं, तो वे विपक्ष का साथ देते हैं, उनकी बात उन्हें जो है समझ आती है। तो वो लोग जो जनमानस में सरकार का समर्थन नहीं करते हैं, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए भी ऐसा एक संगठन होना चाहिए जिसे हम विपक्ष कहते हैं, और उसका मजबूत होना भी एक तरह से एक स्वस्थ लोकतंत्र में आवश्यक माना गया है। तो राज्य में अब हम बात इस संदर्भ में कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो आज के दिन पर राज्य में स्थिति गिरती हुई है, इस पर बात करना भी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? इसीलिए क्योंकि जो है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का मजबूत होना जरूरी है। देश में हमने स्थिति को देखा, लोकसभा चुनाव में हमने स्थिति को देखा। कांग्रेस वो वर्चस्व को जरूर खो रही है, वो एक गठबंधन बनाकर जरूर देश में जो है लोकसभा के चुनाव में कुछ स्थिति को ठीक सुधार पर ला पाई, लेकिन मालूम नहीं कि गठबंधन कितने समय तक इसी प्रकार से संकल्पबद्ध रहेगा और जो है उस लक्ष्य को भेद पाने में सफल भी रहेगा या नहीं। क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान हर राज्य में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती रहेगी कि वो जो है स्थानीय सरकार जिन पार्टियों की वहाँ पर हैं, या स्थानीय जो पार्टियां हैं जिनके साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन किया हुआ है, उनके साथ वहाँ पर सीटों का शेयर करेगी या वहाँ पर पूरी तरह से चुनाव लड़ेगी ही नहीं। तो ऐसा तो करने से कांग्रेस उस राज्य में अपनी भूमिका को समाप्त तो नहीं करेगी। इसकी वजह से दिल्ली जैसी स्थितियां सभी राज्य में और जगह पर भी होंगी। जैसे आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और इस वजह से वो जो गठबंधन था उसकी जो स्थिति है वो कमजोर हो गई है। तो अब बात करते हैं आज हम जो है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की स्थिति पर बात करने के लिए इस चर्चा में है, ये विमर्श उस संदर्भ में है। तो कांग्रेस की स्थिति राज्य में इस नगर निकाय के चुनाव के बाद चिंताजनक है, और जो परिणाम हैं वो चिंताजनक हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कही है हरीश रावत जी ने, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने ये बात कही है, और वो ये भी कहते हैं कि ये चुनाव भविष्य के लिए हमें किस रास्ते पर चलना है ये भी बात बताते हैं, और हमारे लिए ये भी एक जिम्मेदारी है कि कांग्रेस राज्य में बीजेपी के विकल्प के तौर पर बनी रहे, उसे बीजेपी के विकल्प के तौर पर बनाए रखना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि राज्य में एक तीसरा पक्ष, जिसे निर्दलीय जो है अभी तक नेता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो पक्ष उभर रहा है। हमने केदारनाथ के चुनाव में देखा और इस नगर निकाय के चुनाव में देखा, ऐसी कई सीटें हैं इस नगर निकाय के चुनाव में जहां पर कांग्रेस तीसरे पायदान पर जा खिसकी। तो ऐसी स्थितियां हैं। तो इससे कई सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं कि राज्य की राजनीति में कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आती है। इस बात को समझना होगा कि लोकसभा के 3 चुनाव में एक भी सदस्य कांग्रेस से उत्तराखंड से जो है लोकसभा में नहीं पहुंचा। 5 की 5 सीटें 3 बार से लोकसभा में बीजेपी की जाती रही हैं, कांग्रेस के कोई भी ना पहुंचे। और सीएम धामी जो हैं पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वे पहले मुख्यमंत्री बन गए
जिन्होंने अपनी पार्टी की सरकार को निरंतर दूसरी बार लगातार जो है विजय दिलवाई। यानी बीजेपी की सरकार थी और उसके बाद एक बार फिर से जीत हासिल कर बीजेपी की सरकार पुनर्स्थापित की। ऐसा कोई मुख्यमंत्री इससे पहले नहीं थे। अब जो है युवाओं पर उनका प्रभाव था, उस समय तो और भी युवा थे, तो विधानसभा के चुनाव में उनका प्रभाव रहा और हमने देखा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार रही। उसके बाद वहां पर तीरथ सिंह रावत जी आते हैं और फिर पुष्कर सिंह धामी जी को लाया जाता है और सफलतापूर्वक चुनाव में वे जीत हासिल करते हैं और उसके बाद एक बार फिर से बीजेपी की सरकार राज्य में स्थापित होती है। तो वे पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने दूसरी बार जो है उसी पार्टी की सरकार को राज्य में बनाया और मुख्यमंत्री बने। इससे पहले ऐसा कोई न कर पाया था। तो उत्तराखंड में बीजेपी का प्रभाव मोदी जी की लहर के साथ बढ़ा है, एक तो ये बात है। दूसरा, सीएम धामी जी ने भी, मैं ये समझता हूं कि जनमानस में उनके प्रति क्या भाव है, क्या भावना है, वो चीजें अलग हैं, लेकिन राजनीति में उन्होंने, चुनावी राजनीति में उन्होंने अपने स्थान को मजबूती से अपने संगठन में स्थापित किया है। संगठन ये नहीं कह सकता है कि धामी जी एक जो है राज्य में वो लीडरशिप नहीं दे पा रहे हैं। कोई कमी निकालें हो सकता है, लेकिन उससे बेहतर है कौन। तो धामी जी की स्थिति संगठन में सर्वोत्कृष्ट बनी हुई है और उन्होंने जो है चुनाव में जीत हासिल कर अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत किया। इस नगर निकाय के चुनाव में उन्होंने वो चीज और अधिक मजबूती से सिद्ध कर दी है। अब यहाँ पर आवश्यकता और अधिक गहराई से इन चीजों को समझने की इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की गिरती स्थिति आगे एक और तीसरे मोर्चे को राज्य में उठने का अवसर दे रही है। और मैं समझता हूं कि यदि तीसरे संगठन को आना है तो वो संगठन के आने का समय, उभरने का समय यही है। जब कांग्रेस राज्य में हाशिए पर है, आपने केदारनाथ के चुनाव में, उपचुनाव में देखा, वहां पर जो है कांग्रेस पर विश्वास जताने के बजाय बड़ी संख्या में जनमानस ने एक तीसरे जो है निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ जो है उन्होंने अपना रुझान दिखाया, रुचि दिखाई और अच्छी खासी वोट संख्या उनके पास थी। बीजेपी को मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि उनका वोट कटा, क्योंकि वो तो जीत गए। कांग्रेस का वोट कटा हम कह सकते हैं क्योंकि बड़े आरोपों के बावजूद भी कांग्रेस वहां पर अपनी जमीन को जो है स्थापित, अपनी जमीन को मजबूत नहीं कर पाई और वो हार का सामना करती है। तो इस तरह की स्थितियां राज्य में जो है, आपने एक और बात आपको खास तौर से देखनी चाहिए। पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राज्य में गणेश गोदियाल जी आपको राज्य के और बहुत से ऐसे नेताओं से आग्रह करते हुए इस नगर निकाय के चुनाव में आपने उन्हें देखा कि वे आग्रह कर रहे हैं कि आप जो हैं कांग्रेस पार्टी पर विश्वास रखें, संकल्पित रहें और पार्टी के लिए काम करने की सोचें ताकि हम जो है सत्ता में आ सके। अभी हमें मजबूती से काम करने की आवश्यकता है, संघर्ष में जुटे रहने की आवश्यकता है। ये आपने उन्हें देखा है। देखिए, समस्या ये है कि इस समय पर जो धारा है और जनमानस में जो विचार पैदा हो गया, जो सोच पैदा हो गई है कि कांग्रेस का जीतना मुश्किल है और बीजेपी को हरा नहीं सकते हैं, तो एक सोच जब जनमानस में पैदा हो जाती है तो उस सोच के चलते कहीं ना कहीं एक बड़ा व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो प्रचार प्रसार होता है, ये जन जन तक जाकर जो है एडवर्टाइजमेंट होता है, ये सब कुछ किस लिए है? अपने आपके संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, ये किस लिए है? इसलिए क्योंकि आपको जनमानस में एक सोच पैदा करनी है इस बात को लेकर कि हम जीत रहे हैं। बस जनमानस में ये सोच पैदा तो बड़ी संख्या में लोग जो है आपकी तरफ मुड़ जाते हैं। ऐसा ही होता है। ये जो नुक्कड़ पर चुनाव से पहले चर्चाएं चल रही हैं कि कौन जीतेगा, ये किस लिए है, ये क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है ताकि वो पूर्वानुमान लगाए जा सके कि जीतेगा कौन। अगर ये पूर्वानुमान लगाए जा सके कि कौन जीत रहा है तो इस दशा में बहुत से लोगों की स्थिति जो है जीतने वाले के पक्ष में हो जाएगी। यानी अगर पूर्वानुमान आपका ठीक है तो काफी सारे वो लोग जिनका राजनीति से ये कहें कि घर में समृद्धि रहती है,
राजनीति से जुड़े होने की वजह से उन्हें लाभ प्राप्त होता है, व्यक्तिगत लाभ प्राप्त होता है। तो उनका नेता जीतेगा तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ प्राप्त होगा, तो उस नेता के पीछे वे संघर्ष करना चाहते हैं, उस नेता के लिए वे मेहनत करना चाहते हैं। तो पूर्वानुमान बहुत महत्वपूर्ण होता है क्षेत्रीय नेताओं के लिए, लोकल जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनके लिए। तो वे अपनी स्थिति को बदलते हैं, चुनाव से पहले बदलते हैं, और ये हमेशा से होता रहा है, क्योंकि उन्हें जो है चुनाव समाप्त हो जाने के बाद 5 वर्षों तक केवल संघर्ष में नहीं वे रह सकते हैं। हर नेता इस स्थिति में नहीं होता है, हर कार्यकर्ता इस स्थिति में नहीं होता है। तो वे जो है उस पक्ष में जाने की कोशिश करते हैं जो जीत रहा है। तो इसलिए पूर्वानुमान लगाना जो क्षेत्रीय नेता होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस आधार पर वे आने वाले 5 वर्षों में उनका कैसा समय रहेगा ये भी तय हो जाता है। तो ये सब बातें हैं। इसके अलावा देखिए, केंद्र की राजनीति से उत्तराखंड की राजनीति बहुत प्रभावित होती है, और उसका प्रभाव बड़े गहराई से राज्य में पड़ता है। अगर जो है केंद्र की राजनीति बीजेपी को राज्य में जो है बड़ा लाभ देती है, तो इसी प्रकार से केंद्र की राजनीति कांग्रेस की स्थिति को भी राज्य में प्रभावित करती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी केंद्र से अपनी किसी एक सभा में ये बात तो कह देते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी समाप्त होगी क्या। मैं समझता हूं कि देश तो बहुत बड़ा है और इसमें अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। लोग तार्किक हैं, बुद्धिजीवी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, अलग अलग किस्म के लोग हैं, और आपके बयानों का अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूं कि उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में आपके इस बयान का कोई सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। चुनावी राजनीति में कोई इससे आपको लाभ जो है नहीं हो सकता है, बल्कि आपकी जो छवि इस समय पर देश भर में बनती जा रही है, उत्तराखंड में या देश में उसी छवि को मजबूती मिलेगी। तो निश्चित रूप से जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान जो है ज्यों का त्यों बना रहेगा। और राज्य में यानी उत्तराखंड जैसे राज्य में मैं समझता हूं कि इस बयान की वजह से किसी भी प्रकार से आपको लाभ होगा, ये एक कल्पना हो सकती है और कुछ नहीं। इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो जनमानस के मन को पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए आपके पास कितने बेहतरीन अर्थशास्त्री हों, कितने बेहतरीन राजनीतिज्ञ हों और कितने पढ़े लिखे और अच्छे लोग हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तब तक जब तक कि आप चुनाव नहीं जीत जाते हैं। चुनाव जीतना सबसे आवश्यक है। चुनाव जीतने के बाद सत्ता हाथ में आती है और उसके बाद होगा जो होगा। तो आवश्यक है कि पहले जनमानस के मन को समझा जाए, भारतीय जनमानस की भावनाएं जो हैं वो किन्हीं बातों से आहत ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए और जनसभाओं में उन विषयों से बचा जाए। और विशुद्ध जो है, यदि ये राजनीति है कि हमें विशुद्ध रूप से विकास की दिशा में, जन कल्याण की दिशा में राजनीति करनी है, तो उस संबंध में बातें की जाए। हालांकि भारत में मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। राजनीति भारत में आकर्षण भी है। बहुत से नेता तो जो हैं कलाकार भी होते हैं। नेताओं में कलाकारी का गुण जो है एक महत्वपूर्ण गुण की तरह देखा जाता है, और मैं समझता हूं कि इससे उन्हें लाभ होता है। तो ये जरूरी है, इस तरह की चीजें आपको आवश्यकता है कि आप जनता को आकर्षित कर पा रहे हो। नरेंद्र मोदी जी में यही चीजें बहुत ही गहराई से हैं कि वो जनता की भावनाओं को अपने आप से जोड़ पाने में सबसे अधिक सक्षम है, और इसीलिए वे इतने बड़े स्तर पर बहुत ही अधिक लोकप्रिय हैं। इसीलिए जहां वे जाते हैं उसको जो है एक देखा जाता है कि एक ब्रांड की तरह उसकी वैल्यू बन जाती है। तो ये निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी से ये चीज सीखने की, देखने की आवश्यकता है कि वे जनता को किस प्रकार से आकर्षित करते हैं। वो कला जो है एक नेता में होना जरूरी है कि जनमानस को आप अपनी ओर आकर्षित कर पा रहे हैं। केवल अगर आप ये समझते हैं कि विकास के नाम पर वोट मिलते हैं, केवल अगर आप ये समझते हैं कि जो है आप जो जन कल्याण के कार्य करते हैं उस संबंध में विचार रखते हैं, उससे वोट मिलते हैं, तो ऐसा नहीं।
इस देश में राजनीति व्यापक रूप से जो है कारक हैं जो कि राजनीति को प्रभावित करते हैं, और इसलिए जो है उन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे राजनीति प्रभावित होती है। जनमानस को एक धुन में रखना राजनीति है। आप उन्हें एक ऐसी धुन में रखते हैं कि उन्हें बहुत सी बातों से फर्क भी नहीं पड़ता है और वे आपके साथ चलना पसंद करते हैं। तो ये जरूरी है कि जनमानस की भावनाओं को समझा जाए और कम से कम व्यक्तिगत ढंग से उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस तरह की बातें जो हैं, और इससे निश्चित रूप से आपकी पार्टी की छवि भी बेहतर बनती जाएगी। तो ये बात एक है कि जिस प्रकार से भाजपा की केंद्रीय शक्ति से, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से राज्य में बीजेपी की सरकार सशक्त और मजबूत होती है और उसको लाभ प्राप्त होता है, इसी प्रकार केंद्र की राजनीति से राज्य की कांग्रेस को भी प्रभाव मिलता है। केंद्र में जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसकी बातों से और उनकी स्थिति से राज्य में कांग्रेस की स्थिति प्रभावित होती है, राज्य में कांग्रेस पर प्रभाव पड़ता है।